हाय फ्रेंड्स। तो आज हम 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर बिगिन करने वाले हैं जिसका नाम है मोशन। और ये पूरा आपके 11th के सिलेबस का ब्रेकअप है। ठीक है, मेन पार्ट है इस सिलेबस का मैकेनिक्स। इतनी सारी चीजें मैकेनिक्स में आती हैं और इनमें से ये दो पोर्शन चैप्टर काइनेमेटिक्स में आते हैं। तो मैं एक बार डिफाइन करना चाहूंगा, आप लिख दीजिए, मैकेनिक्स की डेफिनेशन लिख दीजिए। branch of physics which deals with motion of objects. Branch of physics which deals with motion of objects, उस ब्रांच को मैकेनिक्स कहते हैं। तो यहाँ सब ऑसिलेटरी मोशन में भी मोशन हो रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन में, इन सारी चीजों में मोशन हो रहा है। ऑब्जेक्ट का जहां भी मोशन होगा उसको मैकेनिक्स कहेंगे। फिर हेडिंग दे दीजिए काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स दे दीजिए ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स which deals with study of motion of object, without taking into account the cause of their motion. ठीक है, मतलब हम लोग यहाँ पर इस बात में इंटरेस्टेड नहीं है कि बॉडी पे फोर्स कितना लग रहा है। कॉज ऑफ मोशन तो फोर्स ही होता है। लिख दीजिए, दैट इज वी आर नॉट इंटरेस्टेड about the forces applied. We're not interested about the forces applied. जब आप अप्लाइड फोर्स को भी अकाउंट फॉर कर लेते हैं तो फिर इस मैकेनिक्स को ये न्यूटन्स लॉ की वजह से न्यूटोनियन मैकेनिक्स भी कह दिया जाता है। लिख दीजिए, when applied force is taken into consideration, it is called Newtonian mechanics. जिस मैकेनिक्स में न्यूटन्स लॉ एप्लीकेबल हो वो न्यूटोनियन मैकेनिक्स हो जाती है। तो चलिए अब इसमें अब दोबारा हेडिंग दे सकते हैं आप अपने चैप्टर की। अब हम पढ़ रहे हैं एक्चुअली काइनेमेटिक्स। ये जो पहला चैप्टर है ये बेसिकली पढ़ रहे हैं मोशन इन वन डायमेंशन वाला काइनेमेटिक्स। तो काइनेमेटिक्स में जो पहली डेफिनेशन हम दे रहे हैं लिख दीजिए, नंबर 1 है पॉइंट ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑब्जेक्ट आप किसे कहते हैं? लिख दीजिए, the size of an object is negligible as compared to distance moved by it. Size of an object is negligible as compared to distance moved by it. Size of an object is negligible as compared to distance moved by it. पॉइंट ऑब्जेक्ट को हम लोग मैथमेटिकली जीरो भी साइज का कह सकते हैं। लिख दीजिए, इट कैन बी ट्रीटेड एज साइज 0। जो पॉइंट ऑब्जेक्ट है उसे 0 भी कह सकते हैं। एक्चुअली सारी बातें रिलेटिव हैं। अगर इस पेन को मैं यहाँ खड़े होकर देख रहा हूं तो ये पेन मेरे लिए छोटे साइज का है क्योंकि जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है वो थोड़ा ज़्यादा है। पर अगर मैं इसे यहाँ से देख रहा हूँ ना, जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है मेरा, उसके लिए मुझे ये शायद पेन इनफाइनाइट लेंथ का फील होगा क्योंकि मुझे इसके दोनों एंड्स दिख नहीं रहे। मैं इसका ये एंड दिख पा रहा, ना ये एंड दिख पा रहा, तो ये इनफाइनाइट लेंथ का है। तो 0 और इन्फिनिटी दोनों फिजिक्स में एक्चुअली रिलेटिव टर्म है बस। अगर उस ट्रेन को, किसी लंबी सी ट्रेन को आप प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर देख रहे हैं
तो शायद आपको लगेगा वो ट्रेन इनफाइनाइट लेंथ की है। 100 बोगीज अगर किसी ट्रेन में हो तो आपको उसके एंड दोनों नहीं दिखेंगे, इनफाइनाइट लेंथ की दिखेगी। पर ये ट्रेन भोपाल से दिल्ली जा रही है और आप इसे थोड़ा स्पेस में से कहीं से देख रहे हैं, मून से देख रहे हैं, तो फिर ये आपको भोपाल से दिल्ली एक पॉइंट ऑब्जेक्ट के रूप में जाता हुआ दिखेगा, सैटेलाइट इमेज में जैसा दिखता है। तो एक लाइन बस लिख दीजिए कि 0 and infinity are relative terms. 0 and infinity are relative terms. ठीक है, वो पॉइंट ऑब्जेक्ट जिसका साइज उसके द्वारा तय किए गए डिस्टेंस के तुलना में नेग्लिजिबल हो, उस ऑब्जेक्ट को हम पॉइंट साइज का ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब आप हेडिंग दीजिए पॉइंट ऑफ रेफरेंस। पॉइंट ऑफ रेफरेंस मतलब इस चैप्टर में बेसिकली हम यही सब बातें करना चाहते हैं कि इस ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस चला, किस डायरेक्शन में चला, यही सब प्रॉपरली सिस्टमैटिकली बताना चाहते हैं। तो पहले हमें कहीं एक रेफरेंस पॉइंट फिक्स करना पड़ेगा कि हम यहाँ से पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बताएंगे या डिस्टेंस बताएंगे, इसी को पॉइंट ऑफ रेफरेंस कहते हैं। डेफिनेशन लिख दीजिए कि इन ऑर्डर टू स्पेसिफाई पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, in order to specify position of an object, a reference point is required. A reference point is required. ठीक है, जैसे एक ट्रेन भोपाल से दिल्ली जा रही है और आप उसका गूगल पे लाइव रनिंग स्टेटस चेक कर रहे हैं, तो शायद भोपाल आप उसका रेफरेंस पॉइंट सेट कर लेते हैं ना, फिर आप देखते हैं भोपाल से कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर चुकी है। ऐसा रेफरेंस पॉइंट आपको फिक्स करना पड़ता है। ऑर्डर टू स्पेसिफाई पोजीशन ऑब्जेक्ट, रेफरेंस पॉइंट इज रिक्वायर्ड। ठीक है, एंड इट इज यूजुअली कंसिडर्ड एज ओरिजिन। इसको फिर हम अपना ओरिजिन मान लेते हैं। इट इज ट्रीटेड एज ओरिजिन, पॉइंट ऑफ रेफरेंस, एंड डिस्टेंस एंड पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट is measured with respect to this point of reference. Position of an object at a time is measured with respect to this point of reference. इसी तरह फिर हम बोल देते हैं एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस। रेफरेंस फ्रेम। अब आपने ओरिजिन तो स्पेसिफाई कर लिया, अब आपको ये भी बताना पड़ेगा कि ये बॉडी किस डायरेक्शन में जा रही है, इसलिए आपको कुछ डायरेक्शंस भी स्पेसिफाई करनी पड़ेंगी। हम ये बोलते हैं भाई ये प्लस एक्स है, ये माइनस एक्स है, ये प्लस वाई है, ये माइनस वाई है, ये प्लस जेड है, ये माइनस जेड है, ऐसे कुछ डायरेक्शंस का सेट भी स्पेसिफाई कर देते हैं, उसको अपना फ्रेम मान लेते हैं। ठीक है, लिख दीजिए इस बात को। इन ऑर्डर टू स्पेसिफाई direction of motion of an object, in order to specify direction of motion of an object and distance traveled, etc., origin is taken as a reference point. Origin is taken as a reference point, and XYZ coordinate system. XYZ coordinate system is called frame of reference. XYZ coordinate system is called frame of reference. Sir, can you repeat? XYZ is called frame of reference. हमने बोला ये है कि origin is taken as reference point. Origin is taken as reference point, and XYZ coordinate system. XYZ coordinate system is called frame of reference. डायरेक्शंस बतानी है, बस डायरेक्शंस बतानी है। अभी फिलहाल फ्रेम ऑफ रेफरेंस तो थोड़ा सा डीप टर्म है, बहुत ढंग से तो इसे न्यूटन्स लॉ में पढ़ेंगे। अभी हम बहुत ही बस इसका नाम बस आपके दिमाग में डाल रहे हैं कि हाँ इसके नाम से आपको कोई डर निकल जाए।
फ्रेम ऑफ भाई पोजीशन आपने बता दी कि भाई यहाँ से मैं बताऊंगा कि ऑब्जेक्ट 20 किलोमीटर पे है, 30 किलोमीटर पे है। भोपाल को आपने अपना पॉइंट ऑफ रेफरेंस मान लिया। अब वो ईस्ट डायरेक्शन में जा रही है कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जा रही है कि नॉर्थ डायरेक्शन में जा रही है। तो डायरेक्शन आप ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ से जैसे बनाते हैं वो बता दीजिए, या फिर ये XYZ से बता दीजिए। फिलहाल फिलहाल फॉर नाउ फ्रेम ऑफ रेफरेंस का यही मतलब है कि बस अब आपने पहले पॉइंट फिक्स कर लिया कि यहाँ से डिस्टेंस बताऊंगा, अब डायरेक्शन क्या है उसको हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस फिलहाल कहना चाह रहे हैं। इट हैज अ वेरी वाइडर इम्प्लीकेशन, वो न्यूटन्स लॉ में पढ़ेंगे। फॉर नाउ तो बस ये डायरेक्शन थोड़ा स्पेसिफाई करना चाहते हैं, बस ऑब्जेक्ट की मोशन की डायरेक्शन बताना चाहते हैं, उसको हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस कह रहे हैं। और अगर आप इसको जब पूरी तरह ऑब्जेक्ट को स्पेसिफाई करना चाहते हो, उसकी लोकेशन को और उसके मूवमेंट की डायरेक्शन वगैरह को विद रिस्पेक्ट टू अ टाइम, तो आपके पास एक घड़ी भी होनी चाहिए, टाइम आप मेजर कर सकें ताकि, और बता सकें कि किस पर्टिकुलर टाइम पे कोई ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है। तो ऐसा लिख दीजिए एक और बात, वी ऑल्सो नीड अ क्लॉक टू स्पेसिफाई position and direction of motion. We also need a clock to specify position and direction of motion of a body at a particular instant of time, at a particular observation of time. फ्रेम ऑफ रेफरेंस से इस समय मेरा मतलब बस जो आपको डायरेक्शंस बता दे। आपने एक रेफरेंस डायरेक्शन सेट कर ली, पहले तो एक रेफरेंस पॉइंट सेट कर लिया, फिर एक रेफरेंस डायरेक्शन सेट कर ली। न्यूटन्स लॉ में इसी का थोड़ा सा एक्सटेंशन रहेगा, इनर्शियल फ्रेम और नॉन इनर्शियल फ्रेम। अभी हम उस टाइप की बातें नहीं कर रहे। आप जब बुक्स पढ़ेंगे अगर इस चैप्टर से रिलेटेड, तो वो इनर्शियल फ्रेम और नॉन इनर्शियल फ्रेम को छोड़ दीजिएगा, वो बात नहीं क्लियर होगा। फिलहाल तो आप एक तो रेफरेंस पॉइंट ले लिया, फिर एक रेफरेंस डायरेक्शंस ले रहे हैं, ये रेफरेंस डायरेक्शंस ऑलरेडी आप नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट के टर्म्स में जानते ही हो, आप अभी उसकी भी बात कर सकते हो। लिख दीजिए, the reference directions can also be chosen as north south east west, और बहुत बार तो एक्चुअली ये जो डायरेक्शंस हम स्पेसिफाई करते हैं, x किसे लेना है, y किसे लेना है, z किसे लेना है, नॉर्थ किसे लेना है, साउथ किसे लेना है, ईस्ट किसे लेना है, वेस्ट किसे लेना है, ये भी वेरिएबल है। जब जो इमेजिन करना कंफर्टेबल हो, स्टैंडर्ड तो सब डिफाइंड है ही, राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम में, लेफ्ट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम में, और नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट भी सब डिफाइंड है। पर हम अपनी कन्वीनियंस से कभी कभी इन रेफरेंस लाइंस को चेंज कर लेते हैं। ये रेफरेंस लाइन एक ये है, एक रेफरेंस लाइन ये है, एक रेफरेंस लाइन ये है, इसको मिला के रेफरेंस फ्रेम कहते हैं, जहां से आप बैठ के ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। ठीक है, मैं ये कह रहा हूं, लिख दीजिए द रेफरेंस लाइंस XYZ और नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट etc, north south east west etc can be chosen as per the convenience of the observer, and if these directions are different from the standard ones, then the chosen directions are marked in the diagram. ठीक है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट तो नॉर्मली यही होता है, ये नॉर्थ साउथ है और ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, और नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट है, ये डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट है, इनके बीचों बीच ये साउथ वेस्ट है, इनको बीचों बीच ये साउथ ईस्ट है। ये स्टैंडर्ड डायरेक्शंस है, पर हम अपनी कन्वीनियंस से इन्हें कभी कभी चेंज भी कर लेते हैं, तो मौका आने पे आपको दिखाएंगे। कभी हम ऐसा डायग्राम बना लेते हैं, कभी ये डायरेक्शन बना लेते हैं कि भाई ये मेरा नॉर्थ है और ये मेरा ईस्ट है। मैप्स जो बनाए जाते हैं, घरों के जो नक्शे बनाए जाते हैं, उनमें अगर आपने देखा हो कभी बाय चांस, तो ये क्लियरली डिफाइंड रहता है
कि आपके मकान के रिस्पेक्ट में नॉर्थ किस तरफ आ रहा है, कौन सी साइड नॉर्थ आ रही है। तो ये थोड़ी आर्बिट्रेरली चेंज की जा सकती है। तो ये पॉइंट जो है रेफरेंस पॉइंट था, और जो डायरेक्शंस हैं ये रेफरेंस लाइंस हैं, और इस पूरे को रेफरेंस फ्रेम कह देते हैं। इस पूरे को रेफरेंस फ्रेम कह देते हैं। कभी इंक्लाइन प्लेन पे अगर मोशन हो रहा है ना, तो हम इस डायरेक्शन को एक्स डायरेक्शन और इस डायरेक्शन को वाई डायरेक्शन कई बार बोल लेते हैं। अलोंग द प्लेन हम एक्स डायरेक्शन लेना चाहते हैं, और उसके राइट एंगल्स पे यहाँ या यहाँ कहीं हम वाई डायरेक्शन ले लेते हैं। अगर ऑब्जेक्ट का मोशन ऊपर भी हो रहा है और इधर भी हो रहा है तो इसको वाई डायरेक्शन ले लिया जाता है। चलो यदि वो प्लस वाई है तो इसको माइनस वाई कह देता हूँ। तो अब ये एक्स वाई वगैरह सब हमारी चॉइस पे है, ऐसा एक रेफरेंस हम अटैच कर देते हैं। एग्जैक्टली इनर्शियल फ्रेम और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो पढ़ाए जाते हैं ये वो नहीं है, उनका कुछ अलग मीनिंग है। पर जो डायरेक्शंस आप डिफाइन कर रहे हैं, पहले तो आपने एक पॉइंट डिफाइन किया, आपको बताना पड़ता है कि आप ओरिजिन क्या है। आप भोपाल को ओरिजिन मान रहे हो और यहाँ इसके रिस्पेक्ट में बता रहे हो ट्रेन ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया है और किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर लिया है। अगर हवाई जहाज ऐसा कुछ जा रहा है तो हवाई जहाज ने किस डायरेक्शन में कितना ट्रेवल कर लिया है वो इन रेफरेंस लाइंस के रिस्पेक्ट में ही बताया जाएगा कि इतना डिग्री ईस्ट चला गया, इतना डिग्री नॉर्थ चला गया, ऐसा कुछ। ये रेफरेंस लाइंस हैं बेसिकली, इनको हम रेफरेंस फ्रेम भी कह दे रहे हैं, ये रेफरेंस लाइंस हैं। चलिए ठीक है, अब हम ये डेफिनेशन दे रहे हैं सिंपल रेस्ट। कब बॉडी रेस्ट पे है, कब बॉडी मोशन पर है, ये बता रहे हैं। लिख दीजिए, when position of an object does not change, position of object with respect to surroundings, position of object with respect to surroundings does not change with respect to time, does not change with respect to time। ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज नहीं हो रही सराउंडिंग्स के रिस्पेक्ट में, ये विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये ऐसा x, ये ऐसा, ये भी y और ये t। इसमें बता रहा है कि टाइम तो बढ़ रहा है, घड़ी है हमारे पास और उसमें टाइम तो कभी रुकता नहीं है, टाइम तो हमेशा बढ़ेगा, पर पार्टिकल का जो x कोऑर्डिनेट है वो हमेशा कांस्टेंट बना हुआ है। तो x डायरेक्शन में चल सकता है पर इसका x चेंज नहीं हो रहा है, इसका y चेंज नहीं हो रहा है, इसका z डायरेक्शन में भी डिस्टेंस कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो body is at rest. This graph shows that the body is at rest. टाइम तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, टाइम तो हमेशा आगे चलेगा, पर ना x चेंज हो रहा है बॉडी का, ना y चेंज हो रहा है, ना z चेंज हो रहा है। इसमें x डायरेक्शन में भी अगर ऐसा कुछ होता बॉडी का तो इसका x चेंज होता, और अभी इसका तो जो यहाँ जो पोजीशन ओरिजिन से यहाँ है वही थोड़ी देर बाद भी, टाइम तो बढ़ ही रहा है और ना x चेंज हो रहा है, ना y चेंज हो रहा है, ना z चेंज हो रहा है। तो बॉडी पूरी तरह से रेस्ट में है। x y z डायरेक्शन से ही फिलहाल हमारा मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस का था। ओके, अब हेडिंग है मोशन। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट with respect to surroundings, position of object with respect to surroundings changes with time, changes with time। ठीक है, ये मोशन। अगर x डायरेक्शन में मैं बात करूं तो ये ऐसा है, y डायरेक्शन में बात करूं तो मे बी ये ऐसा है टाइम के रिस्पेक्ट में, और z डायरेक्शन में बात करूं तो मे बी ये ऐसा है। यहाँ टाइम के रिस्पेक्ट में पार्टिकल का x, इतने टाइम पे पार्टिकल का x इतना था रेफरेंस पॉइंट से, यानी कि ओरिजिन से, इतने टाइम पे पार्टिकल का x इतना है, तो पार्टिकल ओरिजिन से दूर जा रहा है इसमें पॉजिटिव x डायरेक्शन में। ये एक्चुअली जा तो यहाँ रहा है, ये अगर मेरी x एक्सिस है और ये y एक्सिस है तो पार्टिकल यहाँ तो जा रहा है। डायग्राम में मैं ये दिखा रहा हूँ, डायग्राम आपको ये जो है ये पार्टिकल के एक्चुअल मूवमेंट का फोटोग्राफ नहीं है। t जब बढ़ रहा है तो पार्टिकल यहाँ जा रहा है, उसका x बढ़ रहा है, ये दिखाया गया इस ग्राफ में।
इस ग्राफ में यह दिखाया गया है कि y पार्टिकल का कम हो रहा है। इतने टाइम पे पार्टिकल की y एक्सिस के अलावा दूरी ज्यादा थी, फिर जब टाइम बढ़ गया तो पार्टिकल करीब आ गया, उसका y घट गया, ओरिजिन के करीब आ गया। ऐसा लिख देते हैं यहाँ पर। बस ये मोशन तो है ही, खैर x चेंज हो रहा है, y चेंज हो रहा है, z चेंज हो रहा है, मोशन तो है ही, पर ये और क्या बता रहा है वो हम क्लियर लिख लेते हैं। ये ग्राफ शो कर रहा है पार्टिकल इज मूविंग अलोंग x एक्सिस, particle is moving along x-axis and is going in the direction of positive x-axis. It is going in the direction of positive x-axis away from the origin. Away from the origin. Motion तो है, पर मोशन क्या दिखा रहा है वो भी जरा ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। फिर y क्या दिखा रहा है, टाइम तो बढ़ ही रहा है और y कम हो रहा है, तो लिख दीजिए मोशन इज, द पार्टिकल इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, पार्टिकल इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन along y axis, along y axis, and since y is decreasing, since y is decreasing, it is moving in direction of negative y-axis. It is moving in direction of negative y-axis towards the origin. डायरेक्शन नेगेटिव, ये पार्टिकल भी यहाँ, ये y-axis है और वो यहाँ जा रहा है तो अभी वो प्लस y-axis पे, और ये वाली डायरेक्शन तो नेगेटिव y-axis की कहलाएगी ना, है तो प्लस y-axis पर, उसकी डायरेक्शन ये है और वो ओरिजिन के पास आ रहा है, ये ओरिजिन है, ठीक है ना। इस डायग्राम को देख के आपको ये समझ में आना चाहिए, एकदम ज्यादा आसान तो नहीं है, कि ये जो पार्टिकल है ये y-axis की नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है और ये ओरिजिन के भी पास आ रहा है। और इसी तरह ये z वाला क्या बता रहा है, ये z एक्सिस के अलोंग पार्टिकल पहले तो पॉजिटिव z एक्सिस के अलोंग जा रहा है, ये में भी z एक्सिस है, तो पार्टिकल पहले तो यहाँ ऊपर जा रहा है, फिर ये वापस नीचे आ रहा है और ये ओरिजिन पे आ गया है। ये ओरिजिन से दूर गया, ये ओरिजिन से दूर, ये ओरिजिन से दूर, ये ओरिजिन से मैक्सिमम डिस्टेंस पे, फिर इसका z कम होना शुरू हो गया है। z कम होना शुरू हो गया है, इसने शायद डायरेक्शन ऑफ मोशन इसकी रिवर्स हो गई, ऐसे लिख दीजिए, इसमें लिख देते हैं अप टू t1, ये 0 है, ये t1 है, ये t2 है, अप टू t1 the particle moves in the direction of positive z axis, the particle moves in the direction of positive z axis at t1, it reverses its direction of motion. At t1 it reverses its direction of motion and starts coming back towards the origin, starts coming back towards the origin along, starts coming back towards the origin along negative z axis, मतलब in the direction of, है तो अभी ये ऊपर ही, अगर ये z एक्सिस है, अगर ये z एक्सिस और ये y है, तो पहले तो वो यहाँ से यहाँ गया और फिर वापस आ रहा है, 0 से t1 तक उधर गया और फिर ये वापस आ रहा है, ठीक है। ये प्रॉपर इंटरप्रिटेशन आपको समझ में आने लगे तो बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा, पूरा नजरिया ही बदल जाएगा। चैप्टर तो आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, पर ये इंटरप्रिटेशन आपको प्रॉपर समझ में आने लगे कि ये z एक्सिस के अलोंग स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, ये पॉजिटिव z डायरेक्शन में जा रहा है, यहाँ इसके डायरेक्शन ऑफ मोशन रिवर्स हो गई है और यहाँ ये पलट के वापस ओरिजिन की तरफ आना शुरू कर दिया है। और ये डायरेक्शन ऑफ मोशन इस समय है तो यहाँ पर पोजीशन तो ये है और डायरेक्शन ये है, इसको नेगेटिव z एक्सिस कहेंगे। बस अब आप हेडिंग दे दीजिए ट्रांसलेटरी मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन।
ठीक है। तो ट्रांसलेटरी मोशन का मतलब है व्हेन पोजीशन चेंजेस, बेसिकली ऑब्जेक्ट एक जगह से उठ के दूसरी जगह चला जाए। When position changes, the body undergoes translatory motion. जब पोजीशन चेंज हो रही है तो बॉडी में ट्रांसलेटरी मोशन हो रहा है। बेसिकली ट्रांसफर, एक जगह से उठ के दूसरी जगह जाना। ठीक है, इसमें दो टाइप के ट्रांसलेटरी मोशन तो कम से कम होते ही हैं। नंबर 1 लिखिए, रेक्टिलिनियर ट्रांसलेटरी मोशन। रेक्टिलिनियर ट्रांसलेटरी मोशन, नॉर्मली हम लोगों का ट्रांसलेटरी मोशन के नाम पे यही दिमाग चलता है, रेक्टिलिनियर ट्रांसलेटरी मोशन, यानी मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। एकदम स्ट्रेट लाइन में जब मोशन होता है तो उसको खाली इसे ट्रांसलेटरी मोशन नहीं कहते हैं, इसे रेक्टिलिनियर ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं। जब मोशन स्ट्रेट लाइन है, ट्रांसलेटरी का बेसिक मतलब है जगह बदलना, ट्रांसलेशन होना यानी ट्रांसफर होना, जगह बदलना। और जो मेन है वो है कर्वीलिनियर ट्रांसलेटरी मोशन। ये हम लोगों को थोड़ा लगता है कि इस पे ज्यादा ध्यान नहीं जाता। अगर एक क्रिकेट की बॉल मैंने ऐसे शॉट मारा है और बॉल ऐसे गई है तो इसकी भी जगह बदली है, इसकी पोजीशन बदली है, इसमें ट्रांसफर हुआ है इसकी जगह का, पर वो एक कर्व के अलॉन्ग हुआ है। इसलिए इसे एक पॉइंट ऑब्जेक्ट अगर ये पाथ फॉलो करता है तो ये कर्वीलिनियर ट्रांसलेटरी कहलाता है। ये भी ट्रांसलेशन है, ये भी ट्रांसलेशन है। हमें लगता है खाली ये ट्रांसलेशन है, पर ट्रांसलेशन का बेसिक मतलब है जगह बदलना, आपका एक शहर से दूसरे शहर ट्रांसफर होना। जब आप अपनी लोकेशन बदल लेते हो, चाहे किसी भी रास्ते से आप वहां पहुंचो, जब लोकेशन बदल गई तो आप में ट्रांसलेशन हुआ। और जो मोशन हम पढ़ेंगे जो हमारे सिलेबस में है, अदर टाइप्स ऑफ मोशन आर, अभी तो हमें वो ट्रांसलेटरी वही पढ़ना है, इस चैप्टर में ट्रांसलेटरी पढ़ना है। और जो अगला मोशन इन 2 डायमेंशन है काइनेमेटिक्स का, उसमें हमें कर्वीलिनियर पाथ वाला ट्रांसलेटरी मोशन पढ़ना है। बाद के चैप्टर्स में ये सब पढ़ेंगे, सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन, ऑसिलेटरी मोशन, और बाद के चैप्टर्स में ये मोशन भी पढ़ेंगे। अभी तो मैं सिर्फ ट्रांसलेटरी मोशन पढ़ूंगा। इस चैप्टर में पढ़ूंगा रेक्टिलिनियर ट्रांसलेशनरी, और जो मेरा इसका अगला चैप्टर होगा मोशन इन अ प्लेन प्रोजेक्टाइल वाला, उसमें आपको पढ़ाऊंगा कर्वीलिनियर ट्रांसलेशनरी। ठीक है, अब फाइनली हम फिर अपने इस चैप्टर पे आ रहे हैं। बैकग्राउंड डेवलप करने के बाद अब हम इस चैप्टर पे आ रहे हैं, काइनेमेटिक्स कह सकते हैं कि हम काइनेमेटिक्स पढ़ रहे हैं, काइनेमेटिक्स, और हम उसमें पढ़ रहे हैं मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, अब ये हमारे चैप्टर का नाम है। इसको हम लोग मोशन इन 1 डायमेंशन भी कहते हैं। मोशन इन 1 डायमेंशन, डायमेंशन मतलब डायरेक्शन, किसी एक डायरेक्शन में जब मोशन हो रहा हो तो ये मोशन इन 1 डायमेंशन कहलाता है। और मैं इसे M1D के नाम से बुलाता रहूंगा। M1D और M2D ये 2 चैप्टर हमें काइनेमेटिक्स में पढ़ने, और बाकी बहुत सारे चैप्टर मैकेनिक्स में पढ़ने। ठीक है, तो मोशन इन 1 डायरेक्शन में यही होता है कि या तो पार्टिकल खाली x डायरेक्शन में चलता है, या खाली पार्टिकल y डायरेक्शन में चलता है, या खाली पार्टिकल z डायरेक्शन में चलता है। एक डायरेक्शन में चलने को एक डायमेंशन कहते हैं। तो लिख दीजिए, पार्टिकल अंडरगोस रेक्टिलिनियर ट्रांसलेटरी मोशन, रेक्टिलिनियर ट्रांसलेटरी मोशन in x, y और z direction alone, in x, y और z direction alone। बस
then it is a case of motion in one dimension, m1d. That is the case of motion in one dimension. x की इक्वेशन को ऐसे लिख सकता है, it represents m1d in x direction. y की इक्वेशन को कुछ ऐसे लिख सकता है, ये 1d मोशन इन y डायरेक्शन. और z की इक्वेशन में भी कुछ 2t स्क्वायर माइनस 2 हो सकता है, ये 1d मोशन इन z डायरेक्शन. 1d मोशन इन z डायरेक्शन. z की इक्वेशन t के अगर टर्म्स में है तो ये z की पोजीशन बताएगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम. टाइम बदलेगा तो पार्टिकल का z कोऑर्डिनेट बदलेगा, तो ये z डायरेक्शन में 1d मोशन है. टाइम बदलेगा तो पार्टिकल का y डायरेक्शन में पोजीशन बदलेगी, तो ये y डायरेक्शन में पार्टिकल के 1d मोशन की इक्वेशन. टाइम बदलेगा तो पार्टिकल की x डायरेक्शन में पोजीशन बदलेगी, तो ये x डायरेक्शन में 1d मोशन की इक्वेशन. ये भी ये उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रहा है. ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन था 1D मोशन का, ये उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. ये xt है और मे बी ये y ऐसा जा रहा है, कुछ पार्टिकल ये जा रहा है, इसका y खाली चेंज हो रहा है और इसका z विद रिस्पेक्ट टू टाइम मान लीजिए हो सकता है ऐसे चेंज हो रहा हो, कुछ भी हो सकता है. विद रिस्पेक्ट टू टाइम खाली अगर x चेंज हो रहा है या खाली अगर y चेंज हो रहा है या खाली चेंज हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो ये सब m1d के एग्जांपल्स, ये सब m1d के एग्जांपल्स हैं. मोशन इन वन डायमेंशन टाइम के रिस्पेक्ट में. टाइम के रिस्पेक्ट में खाली x चेंज हो रहा है या टाइम के रिस्पेक्ट में y चेंज हो रहा है और या टाइम के रिस्पेक्ट में z चेंज हो रहा है. ये m1d के एग्जांपल्स हैं. राइट. फिर हेडिंग दे दीजिए 2D टू डायमेंशनल मोशन. शॉर्ट में जो है एक बार समझिए 2D और 3D को भी समझ लेते हैं. 2D मोशन, 2D मतलब टू डायरेक्शंस. टू डायरेक्शंस से हमारा मतलब है कि x और y या y और z या z और x कोई दो कोऑर्डिनेट्स एक साथ चेंज हो. लिख दीजिए टू कोऑर्डिनेट्स चेंज टुगेदर. Two coordinates change together. So the particle moves either in xy plane or yz plane or xz plane. अगर x भी चेंज हो रहा है और y भी चेंज हो रहा है तो ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है. ये कुछ x की इक्वेशन 2b y टाइप की होगी और यहाँ कुछ x की इक्वेशन ay माइनस by स्क्वायर टाइप की होगी. अब यहाँ t नहीं आ रहा है ना, ये इसमें t नहीं आ रहा, x और y आ रहा है, तो ये x डायरेक्शन में 2D मोशन है क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में x भी चेंज हो रहा है और टाइम के रिस्पेक्ट में y भी चेंज हो रहा है. पर हमने टाइम के टर्म्स में इक्वेशन नहीं बनाई, x और y में बना दी. अगर ये इक्वेशन होती तो ये m1d की इक्वेशन होती. ये m2d की इक्वेशन है, ये m1d की इक्वेशन. अगर ये ग्राफ है तो ये m2d का ग्राफ है क्योंकि इसमें x भी चेंज हो रहा है और y भी चेंज हो रहा है. पहले x इतना है, y इतना है, फिर x बढ़ के इतना हो गया, y बढ़ के इतना हो गया. x और y दोनों साथ साथ चेंज हो रहे. अगर ये ग्राफ होता y और t में तो ये 1d होता, m1d इन y डायरेक्शन. तो यही सब ग्राफ शुरू में आपके मिक्सअप होने लगते हैं. ग्राफ्स बड़े पावरफुल हैं. t के बढ़ने से अगर y बढ़ रहा है तो ये m1d इन y डायरेक्शन, और अगर x कोऑर्डिनेट भी बदल रहा है और y कोऑर्डिनेट भी बदल रहा है तो ये m2d है. m2d उसकी इक्वेशन दे दें तो 2d का रिप्रेजेंटेशन मैथमेटिकल हो गया, उसका ग्राफ दे दें तो 2d का रिप्रेजेंटेशन ग्राफिकल हो गया. ये 2D है जिसमें x और y कोऑर्डिनेट्स एक साथ चेंज हो रहे हैं. 2D मोशन स्ट्रेट लाइन में भी हो सकता है और कर्वीलिनियर पाथ में भी हो सकता है. तो प्लेन में चींटी ऐसे जा रही है, अगर एक चींटी क्रॉल कर रही है फ्लोर पे और ऐसे जा रही है, ऐसा भी पॉसिबल है
और ये भी पॉसिबल है कि ग्राउंड पे एक ऑब्जेक्ट ऐसा कुछ जाके वापस आ जाए, ऐसा भी पॉसिबल है। ग्राउंड पे, फ्लोर पे हमने एक ऑब्जेक्ट को फेंका और यहाँ से किसी ने वापस धक्का मार दिया और वो ऐसा आ गया, पॉसिबल है। तो लिख दीजिए 2D मोशन इन अ प्लेन कैन टेक प्लेस अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। 2D motion in a plane can take place along a straight line or in a curved path. अब इसके बाद फाइनली हम 3D मोशन की बात कर रहे हैं। 3D मोशन मतलब all x, y and z coordinates change together. All x, y and z coordinates change together with time. For example, a flying bird. फ्लाइंग बर्ड है, इसका ये x है, y है, z है, और फ्लाइंग बर्ड यहाँ जा रही है, उसका x भी चेंज हो गया। पहले x इतना था, अभी यहाँ आ गया, x इतना हो गया। ये चिड़िया यहाँ आ चुकी है तो उसका y भी बढ़ गया है, और ये यहाँ आ चुकी है, पहले यहाँ थी, अभी यहाँ है, तो उसका x, y, z तीनों बदल चुके हैं। स्पेस में, इन मोशन इन स्पेस, कोई भी बॉल हम क्रिकेट की हवा में फेंकते हैं तो वो 3D मोशन होता है, तो 1D, 2D, 3D की बेसिक छोटी सी इंट्रोडक्शन दे दी। बहुत थोड़ी सी बातें समझने लायक हैं इनमें। अब फाइनली हम अपने चैप्टर M1D को ही डिटेल में पढ़ रहे हैं। और इसलिए पहली हेडिंग है डिस्टेंस। ये सब बातें आप बहुत अच्छे से जानते हैं। लिख दीजिए लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड। इसकी यूनिट है सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर वगैरह, और एक स्केलर क्वांटिटी है, और खास बात यह है, फॉर अ मूविंग बॉडी, अगर बॉडी चल रही हो, फॉर अ मूविंग बॉडी इट कैन नेवर डिक्रीज। अगर एक गाड़ी चल रही है तो भले जाके वापस आ जाए, पर डिस्टेंस कभी घटेगा नहीं, और डिस्टेंस फिर कभी इसीलिए वापस जीरो भी नहीं हो सकता और नेगेटिव भी नहीं हो सकता। लिख दीजिए डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो और नेगेटिव। डिस्टेंस कभी जीरो भी नहीं हो सकता और कभी नेगेटिव भी नहीं हो सकता और कभी घट भी नहीं सकता। अगर बॉडी घूमे जा रही है तो भी डिस्टेंस ट्रेवल्ड तो बढ़ता ही चला जाएगा, कभी कम भी नहीं हो सकता। फिर हेडिंग है डिस्प्लेसमेंट। यानी लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट पाथ, यानी कि स्ट्रेट लाइन पाथ। जो स्ट्रेट लाइन पाथ होता है, बकेट पहले यहाँ है और बाद में यहाँ है, कैसे भी रास्ते से गया हो, पहले यहाँ है बाद में यहाँ है, आप कैसे भी रास्ते से गया हो, ये पूरा जो पाथ लेंथ है ये डिस्टेंस है, और ये डिस्प्लेसमेंट। आप जानते हैं डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। लिख दीजिए, इसमें डायरेक्शन भी होती है, मैग्नीट्यूड भी होता है। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब अगर वेक्टर क्वांटिटी तो हमें इसकी डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी। डायरेक्शन कहां से कहां तक है? इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, स्टार लगा लीजिए इस पे। डायरेक्शन इज फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। डायरेक्शन इज फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। और लिख दीजिए फॉर अ मूविंग बॉडी displacement can be zero, positive or negative. Displacement can be zero, positive or negative. अगर मूविंग बॉडी है,
अगर यहाँ गया है तो पॉजिटिव है, और यहाँ जाके वापस यहीं आ गया है तो 0 है, और इतना यहाँ गया था और इतना यहाँ चला गया है, ये ओरिजिन था उसका, यहाँ से 5 आगे गया था और 7 पीछे आ गया है, तब इनिशियल से फाइनल वाली लाइन नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही है, तो डिस्प्लेसमेंट तो 0 भी हो सकता है। घूम फिर के अगर आप वापस वहीं आ गए जहाँ थे तो आपका डिस्प्लेसमेंट 0, घूम फिर के वापस वहीं आ गए जहाँ थे तो डिस्प्लेसमेंट 0। ठीक है, बाकी ये मत कहना कि जो डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड है वो डिस्प्लेसमेंट है, मैग्नीट्यूड भी इनके अलग अलग होते हैं। सो लिख दीजिए, इट इज रॉन्ग टू से दैट, it is wrong to say that magnitude of distance is equal to displacement. Magnitude of distance is equal to displacement. आपको लगता है एक में खाली मैग्नीट्यूड है और एक में डायरेक्शन भी है, इनकी वैल्यूज भी अलग अलग आती हैं, इनकी वैल्यूज भी अलग अलग आती हैं। इन जनरल डिस्प्लेसमेंट is less than distance. कभी कभी वो बराबर भी हो सकता है, अगर डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ के अलॉन्ग ही हुआ है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर है, वरना डिस्प्लेसमेंट हमेशा छोटा आता है। तो बात सिर्फ स्केलर वेक्टर की नहीं है, बात सिर्फ मैग्नीट्यूड की नहीं है, वैल्यू भी अलग अलग है, इनकी वैल्यू भी अलग अलग है। सो लिख दीजिए, when displacement takes place along shortest path, when displacement takes place along shortest path, then displacement is equal to distance. Displacement is equal to distance. जब shortest path के along motion होता है, shortest path के along motion होता है, तो displacement और distance बराबर हैं, otherwise displacement हमेशा छोटा ही होगा। थोड़ा सा फर्क, थोड़ी सी और बारीकी से हम फर्क समझते हैं पोजीशन में और डिस्प्लेसमेंट में भी। एक क्वेश्चन लिख लीजिए, ये क्वेश्चन है, at p is equal to 0, a particle is at x is equal to 3 meter and at p is equal to 5 seconds. The particle is at x is equal to 7 meter. To find the position of particle at initial point. इसको मैं इनिशियल पोजीशन कह सकता हूँ, इनिशियल पोजीशन। और दूसरा है डिस्प्लेसमेंट। of the particle in 5 seconds. मैं पोजीशन में और डिस्प्लेसमेंट में आपको फर्क समझाना चाह रहा हूँ। आंसर तो आपको सब पता है, पर मैं डिस्प्लेसमेंट में और पोजीशन में फर्क समझाना चाह रहा हूँ, बता दीजिए। बताइए अंशिता। पहले मैं पूछ रहा हूँ पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट इनिशियल पॉइंट। बताओ श्रेयर्था। 3 मीटर। हाँ सही बात है, 3 मीटर। कैमरे ऑन कर लीजिए सभी। सुने ध्यान से, ये इनिशियल पोजीशन जो है ना, इनिशियल पोजीशन, ये थोड़ा ध्यान दें, सीखने लायक बात है, इतना आसान भी नहीं है। जब आप ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करते हैं उस समय, जब आप ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करते हैं, जब से आपने गाड़ी देखना शुरू की, उस समय बॉडी कहाँ थी? u + 80 आप पढ़ते हैं ना, उसमें जो आप u पढ़ते हैं ना, तो आपको बहुत दिक्कत देता है कई बार।
जो आपको बहुत दिक्कत दे देता है। द मोमेंट यू स्टार्ट ऑब्जर्वेशन, उस समय जहां पार्टिकल है वो पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन है, और उस समय जो पार्टिकल की वेलोसिटी है वो पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। लिख दीजिए इनिशियल मीन्स, इनिशियल मीन्स initial for the observer, initial means initial for the observer, that is the moment at which observation is started, observation is started, and the moment from which we start counting the time, and the moment from which we start counting the time. ये आपका रेफरेंस पॉइंट है, पर आपने टाइम यहां से गिनना शुरू नहीं किया। पार्टिकल यहां से यहां तक चलता रहा, आपने अपनी स्टॉप वॉच ऑन ही नहीं की। जब वो यहां आया तब शायद रेस बिगिन हुई, तब आपने अपनी स्टॉप वॉच ऑन की। तो यहाँ x 0 है और यहाँ t 0 है। मेरे लिए तो सब कुछ यहीं से बिगिन हो रहा है। शुरू में पार्टिकल यहाँ पर 3 पर है, तो उसका इनिशियल जो x है वो 3, और 5 सेकंड बाद यहाँ से 5 सेकंड बाद और 5 सेकंड बाद यहाँ से 5 सेकंड बाद उसकी पोजीशन 7 मीटर होगी। ये पोजीशन कहलाती है। एक तो मैंने आपको समझाया इनिशियल, जो v/u+at में वेलोसिटी होती है ना, इनिशियल वेलोसिटी, वो भी यही होती है कि जब आपने मोमेंट ऑब्जर्वेशन स्टार्ट की उस समय पार्टिकल की जो वेलोसिटी थी उसको इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं। वो बात भी आगे फिर से बताऊंगा, फिर यहाँ भी लिख दीजिए कि velocity of a body at the moment it starts, velocity of the body at the moment it starts motion, is not the initial velocity of the body, is not the initial velocity of the body. वो वेलोसिटी तो शायद 0 ही होगी। लिख दीजिए द मोमेंट एट विच वी स्टार्ट ऑब्जर्वेशन, द वेलोसिटी एट द मोमेंट, वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी एट द मोमेंट वी स्टार्ट ऑब्जर्वेशन, velocity of the body at the moment when we start observation is called the initial velocity of the body. जब बॉडी को आपने देखा और जब से आपने समय गिनना शुरू किया, जब आपने बॉडी को देखा और जब से आपने समय गिनना शुरू किया, वहां से बॉडी की उस इंस्टेंट पे जो बॉडी की वेलोसिटी थी वो इनिशियल वेलोसिटी है, और वही यही इसकी इनिशियल पोजीशन। इसे ऐसा लिखते हैं x 0, इसका मतलब x at t = 0, ऐसा लिखते हैं। ये जो है ये 0 वाला एट टाइम है, ये x का 0 नहीं है। The value of x at t = 0 is 3, and the value of x at t = 5, x at t = 5 is 7. इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है? डिस्प्लेसमेंट 4 मीटर। 4। डिस्प्लेसमेंट है 4। एक है पोजीशन t = 0 पे पोजीशन थी 3, t = 5 पे पोजीशन है 7। ये लैंग्वेज आपको सीखने आनी चाहिए। ये सारी बातें सिस्टमैटिकली एक बार हम पढ़ रहे हैं, और सिस्टमैटिकली एक बार पढ़ना जरूरी है। ऑलराइट, फिर ऐसे ही एक टर्म दिया जा सकता है और वो है पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर, अगर पार्टिकल एकदम एक्स एक्सिस के अलाउंग ना हो, अगर पार्टिकल एकदम एक्स एक्सिस के अलाउंग ना हो, कहीं इधर हो, ये ए है और ये ओ है, तो ये जो एरो बनाते हैं ना ओ ए इज कॉल्ड द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। पार्टिकल शुरू में ए पे था मान लीजिए,
ओरिजिन से ज्वाइन कर दीजिए। बता तो अभी भी हम पोजीशन ही रहे हैं। पहले पार्टिकल यहाँ था तो पहले बातें करना आसान थी। अब पार्टिकल एक्स वाई प्लेन में कहीं है, अभी भी वही बात है, हम पोजीशन ही बता रहे हैं और उसको बस ऐसा एरो बना के दे दे रहे हैं, है ना। अगर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स 2,3 हैं, अगर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स 2,3 हैं तो इसका मतलब x डायरेक्शन में 2,3 है, मतलब पार्टिकल is at a distance of 2 units along x-axis and 3 units along y-axis। ये तो आप जानते ही हैं, ये 2 रहा होगा और ये 3 रहा होगा, तभी तो इसके कोऑर्डिनेट्स 2,3 हैं, तभी इसके कोऑर्डिनेट्स 2,3। अब x डायरेक्शन में डायरेक्शन की इंफॉर्मेशन देने के लिए हम लोग ये आई कैप चिपका देते हैं, और y डायरेक्शन में डायरेक्शन की इंफॉर्मेशन देने के लिए हम लोग जे कैप चिपका देते हैं। इनको यूनिट वेक्टर्स कहते हैं। मैं कहना चाहता हूं पार्टिकल 2 यूनिट्स यहां गया है और 3 यूनिट्स यहां गया है, तो जो वेक्टर ओ ए है ना, उसको 2i + 3j कहा जाएगा। अगर मैं x डायरेक्शन नहीं कहना चाहता तो मैं उसकी जगह i लिख देता हूं, इसका मतलब है कि x डायरेक्शन में इतना गया है। अगर मैं y डायरेक्शन नहीं कहना चाहता तो 3 के बाद में j लिख देता हूं, इसका मतलब है y डायरेक्शन में। इसका मतलब है 2 यूनिट x डायरेक्शन में चलो और 3 यूनिट y डायरेक्शन में चलो, ये इसका मतलब है। ये i और j, इतना सही सिग्निफिकेंस है i और j का। तो अब पार्टिकल पहले तो खाली x एक्सिस के अलाउंग था, अब पार्टिकल कहीं स्पेस में है या प्लेन में है, उसके कोऑर्डिनेट्स अगर 2,3 हैं तो उसका पोजीशन वेक्टर ओरिजिन से कितना है, 2i और 3j। 2 x डायरेक्शन में और 3 y डायरेक्शन। यहाँ x और y लिखने के बजाय i और j लिख लिया। x डायरेक्शन में चलने को हम x डायरेक्शन को i से लिखते हैं और y डायरेक्शन को j से लिखते हैं। तो x डायरेक्शन में 2 कदम चले और y डायरेक्शन में 3 कदम चले, ऐसा। ये था पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर। अब ऐसा ही एक और हेडिंग दी जा सकती है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी वैसी ही कुछ चीज है कि मान लेते हैं पार्टिकल A से B गया है, पार्टिकल A से B गया है, ये उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है ना। पार्टिकल moves from A to B, A to B। तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक्चुअली ए बी है। डिस्प्लेसमेंट इन द पर्सन इज ए बी। और अगर आपको उसका वेक्टर रूप देना है तो ये एरो वेरो लगा दीजिए। तो O से A और A से B, और ये B का पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन ये आएगी, जो B का पोजीशन वेक्टर है उसकी डायरेक्शन ये आएगी। अभी हम ये बोलते हैं कि वेक्टर OA प्लस वेक्टर AB इज इक्वल टू वेक्टर OB। वैसे ये वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन को यूज किया है मैंने, ये प्लस ये इज इक्वल टू ये। अब फिलहाल आप सिर्फ AB को देख लीजिए कि AB को आप कैसे लिख सकते हैं। AB है OB माइनस OA, ये वेक्टर AB जो है OB माइनस OA है। यहाँ ये बात ध्यान दीजिए कि वेक्टर की डायरेक्शन, हमने कहा था डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर है और उसकी डायरेक्शन इनिशियल से फाइनल होती है, उसकी डायरेक्शन इनिशियल से फाइनल होती है।
पर अगर किसी न्यूमेरिकल में पोजीशन वेक्टर्स दिए हों, ये हमारे डिस्कशन का अहम पॉइंट तो है ही नहीं, इसे तो छोड़ा भी जा सकता था अभी। अगर कभी उसने पोजीशन कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हो, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू दी हुई हो, तो कैलकुलेशन के समय हम उसे फाइनल माइनस इनिशियल से करते हैं, ये बता रहा हूं। जब रिप्रेजेंट करते हैं ना किसी डायग्राम में, जब किसी डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं, तो फिर वो उसका एरो होता है इनिशियल से फाइनल। इनिशियल ए से बी गया है, उसका एरो होता है इनिशियल से फाइनल। परंतु जब हम उसकी कैलकुलेशन करते हैं तो फिर वो फाइनल माइनस इनिशियल आता है। ये अपने आप ही आ जाएगा, कुछ याद करने की जरूरत नहीं है आपको, बस एक बार हल्का सा सुन लीजिए। जब इसके कहीं क्वेश्चन आपके सामने आएंगे तब ये ज्यादा क्लियर होगा। सिर्फ क्वेश्चनों से चीजें क्लियर होती हैं, थियरी पढ़ाते समय तो हो सकता है कुछ क्लियर ना हो, पर जब इसके क्वेश्चन होंगे और वो खूब सारे होंगे तो चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी, चिंता ना करें। ओके, ओ ए इसका पोजीशन वेक्टर है ए का, ओ बी का पोजीशन वेक्टर है, और फिर इस ट्रायंगल से जो ए बी है वो ओ बी माइनस ओ ए आ रहा है। ए बी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में हम इंटरेस्टेड हैं इस समय, तो हम इसकी कुछ ज्यादा यूज कभी कर ही नहीं रहे। बस ऐसी प्रॉब्लम होती है, अगर ये सिस्टमैटिकली ना बताया जाए तो पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में ही आप फिर इरिटेट हो जाते हो। ये हैं डिफरेंट हैं, और अगर सवाल आएंगे तो आपको इनके और क्लियर हो जाएंगे। डायग्राम तो आप समझ ही गए कि हाँ, पोजीशन वेक्टर पहले यहाँ था पार्टिकल, अगर तो ये उसका पोजीशन वेक्टर था, बाद में यहाँ था तो ये उसका पोजीशन वेक्टर था, और अगर इधर जा रहा है तो ये उसका इनिशियल पोजीशन वेक्टर है, ये उसका फाइनल पोजीशन वेक्टर है। ये वो यहाँ से यहाँ गया, पहले यहाँ था फिर यहाँ गया है, तो अब यहाँ पहुंचेगा। पहले यहाँ था फिर वो यहाँ गया है तो यहाँ पहुंचेगा, पहले यहाँ था फिर यहाँ गया है तो यहाँ पहुंचेगा, बाकी खत्म हो गई, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना। इनिशियल और ये डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू फाइनल, तो इनिशियल प्लस डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू फाइनल। तो डिस्प्लेसमेंट अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आप फाइनल माइनस इनिशियल करोगे ना, कैलकुलेशन के समय वो फाइनल माइनस इनिशियल हो जाता है। वो लिख सकते हैं कि फॉर कैलकुलेशंस डिस्प्लेसमेंट इज फाइनल माइनस इनिशियल। कैलकुलेशंस के लिए जो डिस्प्लेसमेंट है वो फाइनल माइनस इनिशियल है। और डायरेक्शन मार्क करने के लिए ये इनिशियल माइनस फाइनल, और कैलकुलेशन के लिए फाइनल माइनस इनिशियल। पोजीशन वेक्टर मतलब जिस पॉइंट की आप बात कर रहे हैं उसको ओरिजिन से ज्वाइन कर दो और उसको वेक्टर फॉर्म में एक्सप्रेस कर दो, है ना। चलिए ठीक है, इस पे डिस्प्लेसमेंट के कॉन्सेप्ट पे नॉर्मल न्यूमेरिकल करते हैं। डिस्प्लेसमेंट के कॉन्सेप्ट पे सिंपल न्यूमेरिकल करते हैं। लिख दीजिए, क्वेश्चन लिख दीजिए, अ पर्सन मूव्स 3 meters towards east, a person moves 3 meters towards east and 4 meters towards north, 3 meters towards east and 4 meters towards north. Find distance traveled and displacement. Distance चाहिए और displacement चाहिए, या हमेशा Distance is 7 meter and displacement is 5 meter. सही बात है, हमेशा डायग्राम बना लेना चाहिए। ये ओरिजिन है, पहले ये 3 मीटर यहाँ के ईस्ट में और फिर ये 5 मीटर गया इधर नॉर्थ में। ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है। तो जो डिस्टेंस है तो ये बी है और ये सी है, तो जो डिस्टेंस है वो ओ बी प्लस बी सी है। डिस्टेंस यानी लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड, लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड। और जहां तक डिस्प्लेसमेंट का सवाल है उसको बोलते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस। ये अक्सर पाइथागोरस थ्योरम से ही आएगा। So BC is equals to 4 meter, not 5. ये 4 मैंने बोला है, सॉरी, ये 4 है तो 3 + 4, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो अक्सर एक राइट एंगल ट्रायंगल की मदद से ही आएगा, 3² + 4²। आंसर है 5, है ना। वो एक बात लिख दीजिए कि डिस्प्लेसमेंट
is usually obtained by applying Pythagoras theorem. जरूरी तो नहीं है, सवाल टू सवाल वो बहुत वेरी कर सकता है, पर बेसिकली पाइथागोरस थ्योरम की मदद से ही हम जहां भी कहीं एटलीस्ट ट्रायंगल बन रहा होगा, वहां दिमाग पाइथागोरस थ्योरम पे ले जाना। अगर कहीं अटक जाओ ना तो ट्रायंगल बनाने की कोशिश करना, और उसी से तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट हो पाएगा। फिर एक क्वेश्चन लिख दीजिए, अगला क्वेश्चन, अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे चल रहा है, इन अ राउंड ट्रिप हो गया उसका, रेडियस आर था, तो डिस्टेंस कितना है और डिस्प्लेसमेंट कितना है? 2 pi r and 0. जहाँ तक डिस्टेंस का सवाल है वो 2 pi r है और डिस्प्लेसमेंट है 0। इसके ऊपर हमने ये वेक्टर एरो लगा दिया, ये वेक्टर क्वांटिटी है। यहाँ से अगर स्टार्ट किया था तो लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ 2 pi r, और इनिशियल भी पॉइंट यही है और फाइनल भी यही है। इनिशियल और फाइनल में कोई डिस्टेंस ही नहीं है, तो इनमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी 0 है, डिस्प्लेसमेंट 0। ठीक है, ध्यान रहे इसका मैग्नीट्यूड ये नहीं है, ये तो बिल्कुल अलग ही क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस एकदम डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज हैं, कैलकुलेशंस भी उनके अलग हैं, तो केवल डायरेक्शन का फर्क ही नहीं है उनमें, केवल डायरेक्शन का ही फर्क हो, बात ऐसी नहीं है। एनीवे, फिर वो ऐसा कहा जाता है आपसे, ये है पार्टिकल यहां से यहां तक गया है, ए से बी गया है, बस रेडियस आर है, 90 डिग्री का ये एंगल दिख ही रहा है। अब आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बता रहे हैं। सर ए से बी गया या बी से ए? ए से बी, जहां तक डिस्टेंस का सवाल है वो पूरे सर्कमफरेंस का 1/4 है, सर r√2 2πr/4। और ये अगर आर है और ये अगर आर है तो एक ट्रायंगल तो बनाना पड़ेगा। r√2। हाँ, ये ध्यान रख लीजिए कि डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लोगों को ट्रायंगल बनाना ही पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट के लिए मोस्टली ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। यदि ये आर है और ये आर है तो पाइथागोरस थ्योरम से जो ए बी आएगा वो √r² + r² आएगा, वो 2r² आएगा, वो r√2 आएगा। ठीक है, ये पूरे सर्कमफरेंस का 1/4 है। एक सर्किल को हम लोग 4 पार्ट में बांट लेते हैं, 1 2 3 और 4। ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। ठीक है, और इसी क्वेश्चन में अगर मैं कहता हूं कि पार्टिकल गया है BAC, BCA, यही क्वेश्चन है, कह रहा हूं पार्टिकल BCA गया है, यहां से यहां तक गया है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताने हैं। तो डिस्टेंस होगा 3 pi r/2। हाँ, ये इनिशियल और फाइनल ऐसे लिख लेना चाहिए। अब ये 3/4 का सर्किल उसने ट्रेवल किया है, so 3 into 1/4 of a circle, तो 3 into 1/4, और पूरे सर्किल में पाथ होता है 2 pi r। तो जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो ये है, ये डिस्टेंस है, और डिस्प्लेसमेंट अभी भी यही है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पाथ, इनिशियल और फाइनल के बीच में स्ट्रेट लाइन जोड़ दीजिए और बस उसी की लेंथ निकाल लीजिए। जो स्ट्रेट लाइन पाथ है वो आपकी बार डिस्प्लेसमेंट तो वही आएगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो हमें अभी भी एक ट्रायंगल से निकालना है, डिस्प्लेसमेंट ट्रायंगल से निकालते हैं। ये जरूरी नहीं है कि, हाँ मतलब ज्यादातर तो पाइथागोरस थ्योरम ही होती है, पर हो सकता है पाइथागोरस थ्योरम ना हो, फिर भी मोस्टली ट्रायंगल तो कम से कम एक बन ही जाता है। अगला क्वेश्चन ये है कि एक सर्किल में ये इनिशियल पोजीशन है और ये फाइनल पोजीशन है, और ये एंगल थीटा है।
कोर्स ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, तो डिस्टेंस बता, ए से बी गया, ये इनिशियल से फाइनल गया है, आई से एफ गया है, इस डायरेक्शन में ये सेंटर है, तो उसका डिस्टेंस बता। पाई आर थीटा बाय 180। बस आर थीटा ही काफी है, आपको लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ निकालनी है। लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ है ना, लेंथ ऑफ द आर्क, आर्क की लेंथ निकालनी है। एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, तो एस इज इक्वल टू आर्क थीटा, बस इतना लिखना काफी। एस इज इक्वल टू आर्क थीटा, बस थीटा रेडियंस में होना चाहिए। एक्स इज इक्वल टू आर थीटा, बस थीटा रेडियन में होना चाहिए। ठीक है, अब असली चीज है, आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है। डिस्प्लेसमेंट निकालना है, ये ओ है, मैं इसे ए ही लिख लेता हूँ वापस, ये बी लिख लेता हूँ, ये जो है इनिशियल पोजीशन है, डी फाइनल पोजीशन है। मुझे ये शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन खींचनी पड़ेगी पहले, इसकी डेफिनेशन है स्ट्रेट लाइन पाथ। पहले तो आप एक स्ट्रेट लाइन खींच दीजिए, और अब कुछ खास समझ में नहीं आ रहा तो मैं इसको ऐसा तोड़ लेता हूँ, ये थीटा बाय 2 ले लेता हूँ, ये थीटा बाय 2 ले लेता हूँ, ये भी आर है, ये भी आर है, और इसका नाम सी रख देता हूँ। 90 डिग्री तो कहीं भी नहीं है, नहीं तो पाइथागोरस थ्योरम बन जाती। अभी मुझे निकालना है ए बी, जो कि मैं शायद ए सी प्लस सी डी कह सकता हूं। ए सी कैन बी डिटरमिन्ड फ्रॉम ट्राइंगल ओ ए सी। ये 90 डिग्री है, मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। राइट एंगल ट्राइंगल तो मुझे बनाना ही पड़ेगा, पर मुझे एसी निकालना है। इस ट्राइंगल में अगर बात करूं मुझे, तो मुझे ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज पता है, और मुझे सामने वाली साइड निकालनी है। शायद मैं साइन थीटा को ले सकता हूं, साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब साइन थीटा बाय 2 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, जो कि एसी है, अपॉन हाइपोटेन्यूज जो कि आर है। तो जो AC हो गया वो हो गया R साइन थीटा बाय 2। क्या बोलते हो? मुझे ये पाथ निकालना है, तो मैंने ये निकालना चाहा पहले, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। हालांकि अब मुझे हाइपोटेन्यूज नहीं निकालना है, ये हाइपोटेन्यूज है, मेरे को राइट एंगल ट्रायंगल तो बनाना ही पड़ा। मेरा ये कहना थोड़ा ठीक नहीं था कि आप पाइथागोरस थ्योरम लगाइए। मुझे ये पढ़ाना चाहिए था कि डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए जैसे तैसे जुगाड़ लगा के, दिमाग लगा के कहीं एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए, कहीं एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए। अब राइट एंगल ट्रायंगल तो मैंने बनाया, बस मुझे उसका हाइपोटेन्यूज नहीं निकालना था। 90 के सामने जो है हाइपोटेन्यूज है, और मुझे थीटा बाय 2 के सामने की साइड निकालनी है। अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए, या तो हाइपोटेन्यूज निकालना होगा, नहीं तो साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा करके जो साइड निकालनी है वो आ ही जाएगी डेफिनेटली। ये मैंने साइन थीटा किया, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है, तो AC की वैल्यू ये आ गई। ऐसे ही BC की भी वैल्यू इतनी ही आ जाएगी, क्योंकि अब इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर निकालना है, हाइपोटेन्यूज यही है, यही BC भी है, इतना ही BC भी है। कोई डिस्कशन हो तो आप मुझे बता दीजिए, मैं उसे और सॉल्व करा देता हूँ। तो जब टोटल मेरे को जो AB निकालना है ना, वो इन दोनों का सम है, जो डिस्प्लेसमेंट है वो है 2R sin थीटा बाय 2। ये क्वेश्चन पे एक स्टार लगा लीजिएगा, इसे रिवाइज करते रहिएगा, और अभी कुछ पूछना है तो प्लीज पूछ लीजिए। हमने थंब रूल ये बनाया कि डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हम एक राइट एंगल ट्रायंगल की कंस्ट्रक्शन करेंगे। या तो अननोन हाइपोटेन्यूज होगा,
या अननोन वन ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल होगी, उसके बगैर हम डिस्प्लेसमेंट कर ही निकाल ही नहीं पाएंगे शायद। सर्किल वर्किल का केस हो तो एक अलग बात है। ज्यादातर हम लोगों को यही करना होगा, राइट एंगल ट्रायंगल बनाना होगा, राइट एंगल ट्रायंगल बनाना होगा। ओके, सिंपल क्वेश्चन ले जाता हूं, सर्किल पे ले जाता हूं वापस। लिख दीजिए, अ पर्सन रन अलोंग द पेरिफेरी ऑफ अ सर्किल of radius r, of radius r, and his time period is 40 seconds. Time period is 40 seconds. मतलब पूरा एक चक्कर लगाने में 40 सेकंड लगते हैं। ठीक है, find the distance traveled by him, find the distance covered by him in 2 minutes. Distance covered by him in 2 minutes. Sir, 6 pi r. 6 6 पाई आर ठीक जवाब है इसका। तो उसको लिख दीजिए, नंबर ऑफ फुल राउंड्स, सॉल्यूशन ऐसी होगी, नंबर ऑफ फुल राउंड्स इज इक्वल टू टोटल टाइम ऑफ मोशन, टोटल टाइम ऑफ मोशन अपॉन द टाइम, टोटल टाइम ऑफ मोशन अपॉन द टाइम फॉर वन फुल राउंड। बड़ा अपॉन छोटा, बड़ा टाइम अपॉन छोटा टाइम, टोटल अपॉन टाइम फॉर वन फुल राउंड। तो टोटल हो गया कितना, 120 सेकेंड्स। तो 120 अपॉन 40, 3 राउंड्स हो गए, 3 राउंड्स हो गए। और एक राउंड में जो डिस्टेंस है वो 2 पाई आर है, तो 3 राउंड्स में जो डिस्टेंस हो गया वो 6 पाई आर हो गया, डिस्टेंस 6 पाई आर हो गया। और अगर डिस्प्लेसमेंट पूछा होता तो 0 आ जाता, 0 डिस्प्लेसमेंट पूछा होता तो वापस वहीं आ जाता जहां वो था। पार्ट बी है सवाल का, पार्ट बी है, फाइंड द टोटल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा हूं अब, आफ्टर 200 सेकेंड्स, आफ्टर 200 सेकेंड्स। 0 0. अब इसमें भी आपको ये देखना पड़ेगा, आप ऐसे मत करना कि 40 प्लस 80, 40 के बाद 40, 80, फिर 120, 160, 200। सर पाई आर। हाँ 5 राउंड्स लग रहे हैं। और डिस्प्लेसमेंट पूछा है मैंने, सर पाई आर। डिस्प्लेसमेंट पूछा है, 0 टाइम पूछूंगा तो टाइम तो मैंने दिया है, फिर डिस्प्लेसमेंट पूछा है तो लिख दीजिए, ऐसे ही लिखिए, नंबर ऑफ राउंड्स इज इक्वल टू, number of rounds is equal to 200 upon 40 is equal to 5, 200 upon 40 is equal to 5। तो वो हो जाएगा 5 full rounds, 5 full rounds, full rounds हो गए तो वापस घर पे आ गया जहां था, डिस्प्लेसमेंट 0, डिस्प्लेसमेंट 0। और अब मेरा अगला पार्ट है इसका, डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 170 सेकेंड्स, डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 170 सेकेंड्स। तो वही निकालिए, नंबर ऑफ राउंड्स इज इक्वल टू 170, नंबर ऑफ राउंड्स pi r by 2 नहीं, गलत हो गया, डिस्प्लेसमेंट पूछा है 170 अपॉन 40, जो नंबर ऑफ राउंड्स हैं
जो नंबर ऑफ राउंड्स है वो 170 अपॉन 40 है, तो 160 by 40 प्लस 10 by 40, तो 4 full rounds and 1/4 additional round. ये सर R√2 हाँ शाबाश, R√2, वेरी गुड। मैंने डिस्प्लेसमेंट पूछा था, तो फुल राउंड्स के बाद कितने भी फुल राउंड्स हो उसके बाद डिस्प्लेसमेंट तो जीरो है, बस यही डिस्प्लेसमेंट के लिए जिम्मेदार है। और 1/4 राउंड का तो यही मतलब होता है, ये 1/4 है, तो बेसिकली 1 राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड और 160 सेकेंड्स के बाद 4 राउंड, और 170 में वो यहाँ से यहाँ है। और ये डिस्प्लेसमेंट आप जानते हैं, ये उसकी इनिशियल पोजीशन थी, और 4 राउंड कंप्लीट कर देने के बाद ही वो यहीं था, और उसके बाद फाइनली वो यहाँ गया। तो डिस्प्लेसमेंट ये, यहाँ हम इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं कि अननोन क्या था हमारा, हो सकता है हम वो भूल जाएं, वो भूल सकते हैं कि निकालना क्या है। जो फ्रैक्शनल पार्ट आता है ना कैलकुलेशंस का, वो एडिशनल पाथ बताता है। जो फुल राउंड्स आ रहे हैं उनको तो आप छोड़ दिया करें, डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो फुल राउंड को छोड़ दिया करें। जो फ्रैक्शनल पार्ट आ रहा है उससे कैलकुलेट करें कि कितना एक्स्ट्रा सर्कुलर पाथ उसने 1 फुल सर्किल का कितना फ्रैक्शन और तय किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है इन्हीं के बारे में कि एक व्हील है, दिस इज अ व्हील ऑफ रेडियस r, ये ग्राउंड पे रखा है, उसका पॉइंट की अभी जमीन को छू रहा है, तो लिख देते हैं पॉइंट P of a wheel of radius r is on the ground. Now the wheel is moved on the ground for half round. Such that he comes at the top. इसको ग्राउंड पे हमने चलाया है, ट्रांसलेटरी मोशन किया है, और आधा राउंड आगे चल गया है। डिस्प्लेसमेंट इन P, आपको P में डिस्प्लेसमेंट निकालना है। 2r नहीं, गलत है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। डिस्प्लेसमेंट मतलब ट्रायंगल तो बनेगा, डिस्प्लेसमेंट निकालना है मतलब पाइथागोरस थ्योरम तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लगने की संभावना है। (2√2r) नहीं, सभी गलत हैं। सर हाँ, सर डिस्प्लेसमेंट इज 2r। गलत है। ट्रायंगल बनाया आपने? सर ट्रायंगल नहीं, आपने बोला कि टॉप पे आ गए तो वो डबल द रेडियस हो जाएगा शायद है। उसकी इनिशियल पोजीशन ये है, जब आप इसको इसमें आप यहाँ लाए ना, तो ये इनिशियल पोजीशन नहीं है, उस ये पॉइंट भी तो जमीन पे यही है। यही पॉइंट ऐसे घूमते घूमते, ये ऐसे घूमते घूमते ये जब आ जाएगा, तो मैं यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस नहीं मांग रहा, मैं आपसे यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मांग रहा हूँ। मान लीजिए ये P डैश है, ये P की इनिशियल पोजीशन है और ये P की फाइनल पोजीशन है।
शायद मैंने सवाल बहुत ढंग से क्लियर नहीं किया था। मुझे जमीन के इस पॉइंट से फाइनली इस पॉइंट में डिस्प्लेसमेंट चाहिए, और ट्रायंगल तो मुझे दिख रहा है। अगर पहला काम तो ये कि अननोन सही पहचाने, सवाल ढंग से पढ़े, कई बार पढ़े। पहला काम है कि अननोन सही पहचाने, फिर आपको ट्रायंगल तो यहां दिख ही रहा है। यस, एनीबॉडी? अंडर रूट 13r। नहीं, 2√10r। गलत। कुछ बोलना चाह रही हैं अरुषि आप? r² बाहर और ब्रैकेट में 4+π²। दैट इज एब्सोल्युटली राइट, वेरी गुड, एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया। बोर्ड पर ध्यान से देखिए, आपको ये हाइपोटेन्यूज निकालना है और ये डिस्टेंस पक्का 2r है। अब ये आधे राउंड में ये 2πr का आधा आगे चलेगा, तो ये डिस्टेंस πr है। आपको जो निकालना है पीपी डैश, वो है एक्चुअली πr का स्क्वायर प्लस 2r का स्क्वायर और इसका रूट। ये और ये आपको हाइपोटेन्यूज निकालना है राइट एंगल ट्रायंगल का। डिस्प्लेसमेंट मतलब राइट एंगल ट्रायंगल तो ज्यादातर बनेगा, या तो सर्कुलर केस होगा, ये बाय चांस हो सकता है सर्किल है तो राइट एंगल ट्रायंगल ना बने, वरना तो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। ये डिस्टेंस और ये तो डेफिनेटली 2r है, क्योंकि ये r था और ये r है, और ये डिस्टेंस आधे राउंड के बराबर है। चक्का चलाते हैं जमीन पे, रोलिंग मोशन करते हैं, तो ये राउंड पूरे सर्कमफेरेंस का आधा होता है। इसको उठा के घुमा के यहाँ से यहाँ ले आया, इस तरह से इसको घुमाया कि पी घूमते 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 यहाँ आ गया, और एक्चुअली ये डिस्टेंस चाहिए था। तो हाँ, ये आंसर है, r कॉमन आ जाएगा बाहर, तो π² + 4, ये इसका जवाब है। ऑप्शंस पे अगर आप नजर मारेंगे ना, ऑप्शंस अगर दिए होते तो ऑप्शंस आप जब देखते तो इस ऑप्शन को देख के आपको लगता कि ये वाला तो किसी ट्रायंगल से ही आ सकता है। फिर आप इससे उल्टा चलते, इसको खोलते, इसको ओपन करते ऑप्शन को, तो आप डीबग कर लेते, पूरा टाइम होता और ऑप्शंस होते। तो डायरेक्ट मेथड नहीं भी आता तो भी इस ऑप्शन को आप एनालाइज करते कि ये कहाँ से आया होगा, ये कहाँ से आया होगा, तो आप अंडर रूट ये ले चलते, π² r² प्लस 4r²। इससे आपका दिमाग चल जाता है कि ये और ये ऐसा कुछ हो रहा होगा। ऑप्शंस आपकी काफी मदद करते हैं, ऑप्शंस को आप पढ़ा करिए, सारे ऑप्शंस को देखा करिए कि इससे ये क्या सोच के बनाया होगा। बहुत रैंडम ही किसी भी अलग सी डायरेक्शन में ऑप्शन नहीं बना देता, जहां जहां स्टूडेंट से गलती की पॉसिबिलिटी है उस डायरेक्शन में ही ऑप्शन बनाता है। तो ऑप्शन आसपास ही होता है, ऑप्शन से क्लू मिल जाता है कि किस डायरेक्शन में सोचने से आप आंसर ला सकते हैं। इस पर जरा कोशिश करिए, बहुत दमदार चीज है। खैर, अभी तक मैंने आपको खाली डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस पढ़ाया है, अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, हेडिंग दे दीजिए स्पीड। तो स्पीड तो है डिस्टेंस अपॉन टाइम, सेंटीमीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर, ये उनकी यूनिट्स हैं, और ये स्केलर क्वांटिटी। स्पीड है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड तो कुछ भी नया है नहीं। स्पीड के बारे में यही लिख दीजिए, फॉर अ मूविंग बॉडी स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव। स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती। अगर बॉडी चल रही है तो उसकी स्पीड नेगेटिव नहीं होती, नेगेटिव स्पीड कुछ नहीं होता। और काम की बातें हैं, फिर से लिख दीजिए, नेगेटिव स्पीड इज नॉट पॉसिबल। स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होती। स्पीड स्केलर है, वो कभी नेगेटिव नहीं होती। ऐसा नहीं है कि स्केलर क्वांटिटीज नेगेटिव नहीं होती, ऐसा कोई रूल नहीं है। स्केलर क्वांटिटीज भी नेगेटिव होती हैं, हम पढ़ेंगे।
और नेगेटिव हमेशा डायरेक्शन बताता है ऐसा भी जरूरी नहीं। खैर स्पीड नेगेटिव नहीं होती, नेगेटिव स्पीड का हमें कोई सेंस नहीं पड़ा कभी। ठीक है, मूविंग बॉडी के लिए स्पीड कभी कम हो सकती है क्या? डिस्टेंस के लिए हमने पढ़ाया था, अगर आप पलट के देखें तो फॉर अ मूविंग बॉडी डिस्टेंस कैन नेवर डिक्रीज, पर स्पीड तो कम कर ही सकते हैं। आपने गाड़ी में एक्सीलरेटर दिया हुआ था, एक्सीलरेटर कम कर दिया, लिख दीजिए फॉर अ मूविंग बॉडी स्पीड कैन डिक्रीज। स्पीड तो कम हो सकती है, प्रॉब्लम नहीं। दो डिस्टेंस कैन नेवर डिक्रीज, डिस्टेंस डिक्रीज नहीं हो सकता। आप चल रहे हैं तो चले ही चले जा रहे हैं और डिस्टेंस आपका बढ़ता ही चला जा रहा है, भले ही आप वहीं वहीं घूम रहे हैं तो भी डिस्टेंस तो आपका बढ़ ही रहा है। डिस्टेंस तो कभी कम नहीं होता, पर स्पीड तो कम हो सकती है। गाड़ी में आपने ब्रेक लगा दिए तो ब्रेक लगाने के बाद स्पीड तो कम हो ही जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ऐसे ही पढ़ रहे हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी, अब ये है वेक्टर और ये है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यूनिट्स तो इसकी बाय चांस वही है, मीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर, ऐसा यूनिट्स तो वही है, डायमेंशंस भी वही है, बट स्पीड एंड वेलोसिटी आर टू entirely different physical quantities। फिर से वही बात है कि it is wrong to say that भाई एक स्केलर है, एक वेक्टर है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड इज इक्वल टू वेलोसिटी। आपको लगता है स्पीड में से डायरेक्शन वाली इंफॉर्मेशन हटा लीजिए तो वेलोसिटी बच जाएगी, वो गलत है। वेलोसिटी इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू स्पीड मैग्नीट्यूड में। वेलोसिटी ज्यादातर तो कम ही होती है, वेलोसिटी ज्यादातर तो कम ही होती है, क्योंकि वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट से आई है, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट से आई है और डिस्प्लेसमेंट कम ही होता है। और फिर से वही बोल देते हैं फॉर अ मूविंग बॉडी वेलोसिटी कैन बी जीरो, नेगेटिव और पॉजिटिव। मूविंग बॉडी के लिए वेलोसिटी जीरो, नेगेटिव और पॉजिटिव हो सकती है। वेलोसिटी तो पॉजिटिव नेगेटिव हो सकती है। अगर आपने एक्स डायरेक्शन में पॉजिटिव डायरेक्शन डिफाइन की है और पार्टिकल एक्स डायरेक्शन में जा रहा है तो वेलोसिटी पॉजिटिव। जब वापस वो घूम के वहीं आ गया जाता, जब वापस वो वहीं घूम के आ गया जाता तो डिस्प्लेसमेंट जीरो है, तो वेलोसिटी जीरो है। और अगर ऐसे गया था, इसकी वेलोसिटी यहाँ 5 सेंटीमीटर पर, इस डायरेक्शन में अगर वेलोसिटी है, अगर ये प्लस, ये ओरिजिन है, ये प्लस एक्स एक्सिस है, तो यहाँ जो भी वेलोसिटी है उसे पॉजिटिव बोलते हैं और यहाँ जो भी वेलोसिटी है उसे नेगेटिव बोलते हैं। नेगेटिव डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होती है हम उस वेलोसिटी को नेगेटिव बोलते हैं, क्योंकि वो नेगेटिव डायरेक्शन में हमसे दूर डिस्टेंसेस बढ़ा रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन करते हैं पर ये एक क्वेश्चन कर लीजिए सिंपल। ये ए बी सी और डी है, ए बी सी डी। ये डिस्टेंस 5 मीटर है, ये भी 5 मीटर है और ये भी 5 मीटर है। अ पार्टिकल moves along ABCD with speed of 5 meter per second. Find velocity in the same interval. तो यहाँ से यहाँ आया तो उसकी स्पीड तो लगातार 5 है, आपको उसकी वेलोसिटी निकालनी है 5/3 मीटर पर सेकेंड। हाँ बहुत बढ़िया, एक्सेलेंट। 5/3 एक्चुअली स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम और वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और इन दोनों इक्वेशंस में टाइम सेम होता है। तो मैं ये चाहूं तो डायरेक्टली लिख सकता हूं कि स्पीड अपॉन वेलोसिटी
इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट। टाइम हर बार सेम होता है, या तो आप फर्स्ट इक्वेशन से टाइम निकाल लीजिए और उस टाइम को यहां डाल दीजिए। डिस्टेंस है 15 और डिस्प्लेसमेंट है खाली 5 और दोनों बार का टाइम सेम है। स्पीड है 5, वेलोसिटी मुझे निकालनी है, डिस्टेंस है 15 और डिस्प्लेसमेंट है 5, तो वेलोसिटी है 5/3 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी है 5/3 मीटर पर सेकेंड। टाइम को एलिमिनेट कर दीजिए या टाइम निकाल के एक से दूसरे में डाल दीजिए, या तो टाइम को एलिमिनेट कर दीजिए या टाइम को एक से निकाल के दूसरे में डाल दीजिए। और अब इस क्वेश्चन में थोड़ा दम आएगा, थोड़ा टाइम लगेगा, पेशेंस से कीजिएगा। ये सेंटर है, ये ए है, ये बी है, ये थीटा है। पार्टिकल अलोंग ए बी जा रहा है, पार्टिकल goes along AB with speed u. Find velocity for journey from A to B as shown. बस वो यही है, यही इनिशियल पोजीशन है, यही फाइनल पोजीशन है। Sir, u2r sin theta by 2 upon r theta. तो कुछ कैंसिल नहीं हो रहा? Sir, u2 sin theta by 2 upon theta. हाँ, शाबाश, बहुत ही बढ़िया। आर कैंसिल हो गया। देखो, जहां तक स्पीड का सवाल है वो यू है, ठीक है। और जो डिस्टेंस है वो है ए बी। डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू यू। आर थीटा अपॉन टी इज इक्वल टू यू, ये पहली इक्वेशन। क्योंकि ये जो डिस्टेंस है ये लेंथ ऑफ द आर्क है, क्योंकि आर थीटा होती है। और ये डिस्टेंस आप पहले पन्ना पलट पे देख ही सकते हैं। ये जो डिस्टेंस है ये 2r sin थीटा बाय 2 है। हमने ये किया था, इस ट्रायंगल में ये थीटा बाय 2 लिया था, और अगर sin थीटा बाय 2 लूंगा तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज आएगा। sin थीटा बाय 2 आया था ये अपॉन ये, तो sin थीटा बाय 2 हो जाएगा, मतलब ये साइड हो जाएगी r sin थीटा बाय 2। ये टोटल डिस्टेंस मिला के आ गया था डिस्प्लेसमेंट। जो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है ना, जो डिस्प्लेसमेंट है वो है 2r sin थीटा बाय 2। ये हम पिछले क्वेश्चन से चेक कर सकते थे, नहीं तो फिर निकाल लेते। इस ट्रायंगल में sin थीटा बाय 2 लगाई है, ये परपेंडिकुलर है और ये 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज है, डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो अब 2r sin थीटा बाय 2 अपॉन t इज इक्वल टू v, ये दो इक्वेशन हो गई। अब मैंने डिवाइड कर दूंगा तो r और r कैंसिल हो जाएगा, t भी कैंसिल हो जाएगा। जस्ट डिवाइड कर दीजिए, जस्ट डिवाइड कर दीजिए। तो अगर आपको डी बाई यू चाहिए तो जाएगा 2 sin थीटा बाय 2, 2 sin थीटा बाय 2 अपॉन थीटा। ये वेलोसिटी हो जाएगी, वेलोसिटी हो जाएगी 2u sin थीटा बाय 2 अपॉन थीटा। और ध्यान रखिए थीटा रेडियन में डालना है, थीटा हमेशा रेडियन में डाला जाता है। बस ये अच्छे लेवल का सवाल हो गया। पहले हमने आपको ये डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट निकालना सिखा दिया था। इस ट्रायंगल में sin थीटा निकालना है, sin थीटा बाय 2 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज।
यहाँ भी sin थीटा बाय 2 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज r है, ये डिस्टेंस निकाला, ये डिस्टेंस निकाला, ये पूरा डिस्प्लेसमेंट हो गया। फिर वेलोसिटी को लिख लिया मैंने डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, दोनों इक्वेशनों को उठा के डिवाइड कर दिया। अभी अगर सवाल किया था वो यहाँ से यहाँ गया है, यहाँ से यहाँ गया है, तो भी आप डिस्प्लेसमेंट ये इक्वेशन चेंज नहीं होती, ये इक्वेशन चेंज नहीं होती। पार्ट बी कर लीजिए सवाल का, पार्ट बी कर लीजिए। The particle goes from A C B. Particle goes from A C B. Now calculate relation between V and U. अब तो वेलोसिटी और भी कम होगी। पार्टिकल अगर A से C गया है तो मेरा जो डिस्टेंस है वो है 2 पाई r माइनस r थीटा। डिस्टेंस अपॉन टाइम ये u हो जाएगा और वेलोसिटी हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये बस ये पूरे 2 पाई r में से इसको माइनस कर दीजिए आप, तो डिस्टेंस ये हो जाएगा। ये लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ है और ये शॉर्टेस्ट पाथ है। अब इनसे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। भाई इस सवाल में आपको निकालना है, उसने कहा ये ACD के अलॉन्ग गया है, तो डिस्प्लेसमेंट तो अभी भी इतना ही है क्योंकि ये इनिशियल है और ये फाइनल है, और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी यही है, इनिशियल टू फाइनल। ये तो मुझे पता है। ये वाला पार्ट समझाऊं क्या, डिस्प्लेसमेंट निकालने वाला? जी सर, यही वाला है जी, ये वाला पार्ट, डिस्प्लेसमेंट निकालने वाला पार्ट। जी। तो क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे ये यहाँ देते हैं sin थीटा बाय 2 और ये है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इस 90 डिग्री के सामने जो है वो हाइपोटेन्यूज है, वो रेडियस है, तो sin थीटा बाय 2 इज इक्वल टू ये जो डिस्टेंस है आपका CB अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज है R, तो CB हो गया R sin थीटा बाय 2, CB हो गया R sin थीटा बाय 2, ठीक है। ऐसे ही CA भी हो जाएगा R sin थीटा बाय 2। तो जो टोटल डिस्प्लेसमेंट आएगा वो आएगा 2R sin थीटा बाय 2। पार्टिकल यहां से यहां जाए या यहां से यहां जाए, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन उसकी फिक्स है, तो ये डिस्प्लेसमेंट तो हर बार सेम है, ये डिस्प्लेसमेंट हर बार सेम है। अगर वो यहां से यहां गया तो लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ उसकी हो गई 2 पाई r माइनस ये, और ये है r थीटा, पूरा सर्कम्फरेंस है 2 पाई r और लेंथ ऑफ दिस आर्क इज r थीटा। तो अगर वो यहां से यहां गया है तो लेंथ ऑफ द पाथ जो उसने फॉलो की है वो लेंथ ऑफ द पाथ है 2 पाई r माइनस r थीटा। इनको डिवाइड कर देंगे, t एलिमिनेट हो जाएगा। इस पार्ट की आपको खुद लिख के थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी होगी, तब जाके कॉन्फिडेंस आएगा। ओके, इसके बाद भी कॉन्फिडेंस नहीं आता है तो प्लीज डू नॉट हेजिटेट, बात करिए मुझसे, व्हाट्सएप पे बात करिए, भेज दीजिए कि सर इसे और डिस्कस करिए। ओके फाइन, अब थोड़ा सा लिख लीजिए टाइप्स ऑफ स्पीड। टाइप्स ऑफ स्पीड नंबर 1 लिखिए यूनिफॉर्म स्पीड, UNIFORM, यूनिफॉर्म स्पीड, और उसमें लिख दीजिए बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस in equal intervals of time। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब है कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट स्पीड से आराम से हम चले जा रहे हैं, अपना कोई हड़बड़ाहट नहीं है। तो टाइम का और स्पीड का अगर वो यूनिफॉर्म हो या कांस्टेंट हो, ग्राफ ऐसा बनता है।
अगर टाइम के रिस्पेक्ट में स्पीड चेंज नहीं हो रही है, यूनिफॉर्म स्पीड का ये ग्राफ बनता है। कांस्टेंट स्पीड या यूनिफॉर्म स्पीड एक ही बात है। फिर नंबर 2 लिख दीजिए वेरिएबल स्पीड। वेरिएबल स्पीड तो वेरिएबल स्पीड में ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है। ये टाइम स्पीड थोड़ी देर तक कांस्टेंट रही, फिर स्पीड बढ़ी, फिर नई वैल्यू पे कांस्टेंट रही और फिर स्पीड ने कम होना शुरू कर दिया। ये वेरिएबल स्पीड, कभी हमारी स्पीड लो है, कभी हाई है, कभी बढ़ रही है, कभी घट रही है। फिर थर्ड लिख दीजिए एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ध्यान दीजिए, मैं स्पीड के सामने डिस्टेंस की बात कर रहा हूं। अगर मैं वेलोसिटी की बात करता तो मैं यहाँ डिस्प्लेसमेंट की बात करता। एवरेज स्पीड इन टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। चलिए इसको क्वेश्चन के रूप में मैं दे देता हूं आपको कि बॉडी मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन। बॉडी मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन बोल दिया, हालांकि स्पीड निकाल रहे हैं तो स्ट्रेट लाइन जरूरी भी नहीं है। खैर, बॉडी मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन फॉर टाइम t1. In time t1 it covers a distance x1. In time t1 it covers a distance x1. And in time t2 it covers a distance x2. In time t2 it covers a distance x2. And for time t3 the body is at rest. For time t3 the body is at rest. Find the average speed of the entire journey. Average speed of the entire journey. x1 plus x2 upon t1 plus t2 plus t3. हाँ, total distance upon total time लेना है आपको। तो डिस्टेंस है x1 plus x2 plus 0 और टाइम यही। अगर थोड़ी देर बॉडी रेस्ट पे भी आती है तो भी वो टाइम तो हम इंक्लूड करते हैं। अगर वो बोलता है पूरे टाइम t1 plus t2 plus t3 की एवरेज बताइए तो आपको टाइम पूरा लेना पड़ता है। वो बता देता है कि कितने पोर्शन की एवरेज चाहिए, टाइम वहीं तक का लेते हैं। जब आप एवरेज निकालते हैं तो अगर बॉडी रेस्ट पे रहती है वो टाइम भी इंक्लूड किया जाता है। ऐसा लिख दीजिए, इन कैलकुलेशंस द टाइम फॉर विच द बॉडी इज एट रेस्ट, इन कैलकुलेशंस द टाइम फॉर विच द बॉडी इज एट रेस्ट is included. ये ध्यान दीजिएगा, x1 और x2 ध्यान दीजिएगा डिस्टेंसेस हैं। वार्निंग ये लिख दीजिए, always double check whether x represents डिस्टेंस ऑब्लिक डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है, और पोजीशन, बड़ा फर्क है। ये डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है या पोजीशन है। पोजीशन वाला बड़ा झंझट का काम है। डिस्टेंस में और पोजीशन में फर्क तो है, वो बस ध्यान से देखिए। ऑलराइट, अगला चौथा इसमें लिख दीजिए इंस्टेंटेनियस स्पीड। ये स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ है, ऐसा कुछ तो भी है, ऐसा ग्राफ है, और मे बी ये टाइम 5 सेकेंड और इस समय स्पीड 10 kmph है।
तो इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब यही है, स्पीड एट अ पर्टिकुलर point of time. In the figure shown, in the graph shown, instantaneous speed at t is equal to 5 is 10 kmph. किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे उसी समय की जो वैल्यू है आपकी, उसी क्षण की जो वैल्यू है, वो इंस्टेंटेनियस स्पीड कहलाती है, वो इंस्टेंटेनियस स्पीड कहलाती है। t is equal to 5 सेकंड पर जो इंस्टेंटेनियस स्पीड है वो 10 किलोमीटर पर आवर है। जो हमारी गाड़ियों में स्पीडोमीटर लगे होते हैं, जो बताते हैं आप किस स्पीड से गाड़ी चला रहे हैं, वो हमको बताते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। लिख दीजिए, द स्पीडोमीटर इन आवर व्हीकल, द स्पीडोमीटर्स इन आवर व्हीकल्स represent speedometers in our vehicles represent instantaneous speed. Instantaneous speed खाली मैग्नीट्यूड बताते हैं, हर इंस्टेंट की स्पीड बताते जाते हैं आपका स्पीडोमीटर। और इसी तरह फाइनली मैं ये क्लास में और आपसे पढ़ लेता हूँ, टाइप्स ऑफ वेलोसिटीज on uniform velocity, but the magnitude and direction of speed remains same. It is also called uniform motion. ये बात थोड़ी काम की है, इसको यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। जब वेलोसिटी यूनिफॉर्म होती है इसको यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। तो है तो ग्राफ तो इसका ऐसे ही बनेगा, ये टाइम है, ये वेलोसिटी है, वो सब बातें भी है कि बॉडी कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स इन सक्सेसिव equal intervals of time, in successive equal intervals of time आपको यहां मुझे ये भी सोच के बताना है कि अगर वेलोसिटी बॉडी की कांस्टेंट है, कांस्टेंट वेलोसिटी से बॉडी मुझसे दूर चली जा रही है, तो एक्स का ग्राफ कैसा बनेगा पोजीशन का। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से बॉडी मुझसे दूर चली जा रही है, ठीक है आर्यन आप सही कह रहे हैं भाई, वेलोसिटी कांस्टेंट है और कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर कोई बॉडी हमसे दूर चले जा रही है तो हमारा डिस्टेंस तो उससे बढ़ता चला जा रहा है ना। इस ग्राफ का इसका करस्पॉन्डिंग एक्सटी ग्राफ कैसा होगा, इसका करस्पॉन्डिंग एक्सटी ग्राफ लाइकली कुछ ऐसा होगा, बढ़ता ही चला जाएगा। ये एक्स है, इस समय एक्स को आप पोजीशन मान सकते हैं, पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ। जो पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ है भाई, अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से कोई पॉजिटिव वेलोसिटी है, मैं ओरिजिन हूं और वेलोसिटी किसी की पॉजिटिव है और वो मुझसे दूर जा रहा है, स्ट्रेट रोड है, तो फिर डिस्टेंस तो बढ़ता ही चला जाएगा ना, डिस्टेंस तो बढ़ता ही जाएगा। अगर वेलोसिटी किसी की कांस्टेंट है और वो पॉजिटिव डायरेक्शन में ओरिजिन से दूर जा रहा है, तो ओरिजिन से उसकी दूरी बढ़ती चली जाएगी। इतना तो कम से कम हमें समझ में आ ही रहा है, ये स्ट्रेट लाइन है या नहीं ये समझ में भले ही ना आए, डिस्टेंस तो हमसे बढ़ ही रहा है, ये समझ में आ ही जाएगी। फिर नेक्स्ट लिख दीजिए, नंबर 2 डाल के लिख दीजिए वेरिएबल वेलोसिटी। नंबर 2 वेरिएबल वेलोसिटी, और उसको बोल दीजिए नॉन यूनिफॉर्म मोशन।
वेरिएबल वेलोसिटी, और ये है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये अगर वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू टाइम है और ऐसी ऐसी कुछ वेलोसिटी है, तो ये वेरिएबल वेलोसिटी, v की वैल्यू कभी कुछ है कभी कुछ है, तो कभी वो उतने ही टाइम में ज्यादा दूरी तय करेगी, कभी वो उतने ही टाइम में कम दूरी तय करेगी, वेरिएबल वेलोसिटी। जैसे कांस्टेंट ये ग्राफ आया था ना, उसमें v का फॉर्मूला लिख सकते थे 2, इसमें हमें v का फॉर्मूला कुछ लिखना पड़ेगा t स्क्वायर प्लस 3t टाइप का, ऐसा भी लिख दीजिए। जहां कांस्टेंट वेलोसिटी आया था तो v को लिख दीजिए 2, नॉट अ फंक्शन ऑफ टाइम, ये तो कांस्टेंट है ना, not a function of time, and here v is a function of time, जो वेरिएबल वेलोसिटी है। यहाँ सेम टाइम इंटरवल में बॉडी कभी कम दूरी ज्यादा तय करेगी, कम दूरी तय करेगी, कभी कभी बॉडी ज्यादा दूरी तय करेगी। और फिर नेक्स्ट है, थर्ड है एवरेज वेलोसिटी। ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे लिए, काफी ध्यान देना होगा, ये इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चंस आते हैं। तो बात तो आपको एवरेज वेलोसिटी की क्लियर है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। पर मैं इसे दो तरह से कह सकता हूं। मैं ये तो मान ही रहा हूं कि बॉडी मूव्स इन स्ट्रेट लाइन, सपोज बॉडी स्ट्रेट लाइन में जा रही है, तो मैं एवरेज वेलोसिटी को v बार से लिखता हूं या v एवरेज से लिखता हूं, उसको मैं दोनों तरह से लिख सकता हूं भाई। दोनों तरह से लिखा जा सकता है। ज्यादातर तो आप यही करते हैं, पर आप ये भी कर सकते हैं, तो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। इसमें ज्यादा ये तो हम ऐसा लिख लेते हैं, इसको चेंज कर लेते हैं, और उस वाले को मैं ऐसा लिख लेता हूं, डेल्टा x1 प्लस डेल्टा x2 अपॉन डेल्टा t1 प्लस डेल्टा t2। अब शायद आपको क्लियर हो जाए ये क्या चीजें हैं। ध्यान से समझ लीजिए आप कि यहां पर ये जो वेक्टर x1 है ना, ये t1 के मोमेंट पे, ये x1 और x2 पोजीशन वेक्टर्स हैं, और ये इनके डिस्प्लेसमेंट्स हैं। टाइम t1 में, डेल्टा t1 में, टाइम t1 में, डेल्टा मतलब चेंज, डेल्टा मतलब चेंज। यहां से यहां तक आने को हम x का डेल्टा कहते हैं, चेंज के। आप लिख दीजिए here x1, vector x1 and vector x2 are positions of the object at instants t1 and t2। t1 पे पार्टिकल कहां है, 2 सेकेंड्स के बाद पार्टिकल यहां था, तो ये उसकी पोजीशन है, और 5 सेकेंड्स के बाद पार्टिकल यहां था। ये x1 वेक्टर और x2 वेक्टर है, ये पूरा x1 वेक्टर है, ओरिजिन है, ये x1 वेक्टर है, x2 वेक्टर है। तो मेरे को तो डिस्प्लेसमेंट चाहिए ना, ये डिस्प्लेसमेंट हुआ ना, पहले वो यहां था और बाद में यहां है, तो डिस्प्लेसमेंट ये हुआ ना। कभी आप ये फॉर्मूला लगाओगे, कभी आप ये फॉर्मूला लगाओगे, और यहां ये जो है, ये x1 is equal to delta x1 is displacement in time interval delta t1, and delta x2 is the displacement in time interval delta t2, डिस्प्लेसमेंट इन टाइम इंटरवल डेल्टा t2। तो ये आपको ढंग से समझना है कि x1 क्या है, x2 क्या है। बेसिक फॉर्मूला है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अगर ये इनिशियल पोजीशन है और ये फाइनल पोजीशन है, तो ये मुझे डिस्प्लेसमेंट है,
और अगर पहले इतना चला, ये डेल्टा x1 है, और बाद में इतना चला, ये डेल्टा x2 है, तो मेरे को ये टोटल डिस्प्लेसमेंट लेना है, समझ रहे हैं? पहले यहाँ था पार्टिकल और अब यहाँ है, तो ये डिस्प्लेसमेंट है। दूसरी बात, उसने पहले इतना चला था, बाद में इतना चला है, ठीक है? तो ये थोड़ा ध्यान देना होगा आपको। ज्यादातर तो हम इनिशियल न्यूमेरिकल्स में यही सॉल्व करेंगे, पर एक्चुअली बेटर फॉर्मूला ये है। ओके, लास्ट बात मैं इसमें आपसे कर ले रहा हूं, एकदम लास्ट बात लिख दीजिए, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी तो वही बात है, मतलब बस वेलोसिटी एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट, वेलोसिटी एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट, मैग्नीट्यूड में और डायरेक्शन में, वेलोसिटी एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट, मैग्नीट्यूड में और डायरेक्शन में। जैसे ये वीटी ग्राफ है, अब मेरा ये कहना है कि इस इंस्टेंट पे आप वेलोसिटी बताओ, तो बस ठीक है, मुझे बताना पड़ेगा, यहाँ देखना पड़ेगा कि इस इंस्टेंट पे मैग्नीट्यूड क्या है और डायरेक्शन क्या है। इसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जब प्लेन ने मान लीजिए किसी टारगेट को हिट किया, उस इंस्टेंट पे उसकी वेलोसिटी क्या थी, शायद आप इसमें इंटरेस्टेड होगे। जब प्लेन मून पे लैंड करेगा तो उसकी जस्ट वेलोसिटी कितनी होगी और डायरेक्शन क्या होगी, ऐसी टाइप की कुछ बातें की जरूरत पड़ सकती है एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे। मैथमेटिकली ये बात जरूर जरा काम की है। देखो, एवरेज वेलोसिटी था एक प्रकार से डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, और जब ये बहुत छोटे छोटे चेंजेस हो जाते हैं ना, जब बहुत छोटे हो जाते हैं डेल्टा एक्स, तो उसे डीएक्स कहते हैं। तो जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है उसका फॉर्मूला है dx by dt। ये ढंग से मैं आपको नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा। एवरेज वेलोसिटी तो वही है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज कैलकुलेटेड, इट इज कैलकुलेटेड by using the laws of differential calculus. It is calculated by using the laws of differential calculus. Differentiation से बहुत छोटे, very small delta is change and d is very small change. Very small change. ठीक है, all right. So that is all for now. Thank you. Thank you, sir. Have a good day. Thank you, sir. Thank you, sir.